दोस्तों, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, जिसके लिए सभी आदमी को एक फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ रहा है। और उस फॉर्म को भरने में आप ज़रा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका तो ज़मीन भाई या तो सरकार ले लेगा या दूसरा आदमी के नाम में हो जाएगा। उसके बाद आप इधर उधर का चक्कर कोर्ट कचहरी लगाते रहिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको बढ़िया तरीक़ा से समझ लीजिए कि कैसे कैसे करके इस फॉर्म को भरा जाएगा और कौन कौन सा फॉर्म भरना है और कहाँ कहाँ भरना है, क्या क्या चीज़, वो सारा चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद आप आराम से इस फॉर्म को भरते रहिएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आज हम भरने वाले हैं प्रपत्र 3-1। इस फॉर्म को इसलिए भरा जाता है कि आपके पास जो ज़मीन आया है वो किस आधार पे मिला है और कहाँ से मिला है, जिसका पूरा ब्यौरा एक वंश वृक्ष बनाकर आपको बताना होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रपत्र 2 भरना होगा। अगर आप अभी तक प्रपत्र 2 नहीं भरे हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप ये वीडियो देख सकते हैं और पूरा सीख सकते हैं कि प्रपत्र 2 को सही तरीका से कैसे भरा जाता है। इससे पहले आपके पास ये फॉर्म होना जरूरी है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप नज़दीकी अपने बाजार में जाके और साइबर वाले के पास से प्रपत्र 2 और फॉर्म 3-1 यानी फॉर्म 2 और फॉर्म 3-1 बोल के ले सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, मोबाइल में गूगल में सर्च कीजिए फॉर्म 2 और फॉर्म 3-1, तो उसका आ जाएगा फॉर्म और डाउनलोड करके आप कहीं भी जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए, अभी आपके पास फॉर्म आ गया है और अब सीधे चलते हैं फॉर्म की तरफ और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कैसे आपको इसको फिलअप करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और वीडियो को भाई पूरा फुल देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसके बिना आपको ये पूरा फॉर्म भरने के बाद भी आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया है प्रपत्र 3-1 वंशावली। इस फॉर्म को अधिनियम की धारा 5 के तहत भरवाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेवा में शिविर प्रभारी, यानी किसके पास इस प्रपत्र 3 को लिख के भेजना है। तो शिविर प्रभारी वो बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में जब सर्वे चालू होगा तो या तो आपके अंचल में या तो आपके गांव में एक शिविर कैंप लगाया जाता है, जिस कैंप में सभी पदाधिकारी बैठते हैं और उन्हीं पदाधिकारियों के पास इस प्रपत्र को भर के हम लोगों को जमा करना है। उन लोगों का काम यह होता है कि वो आएंगे और जब सर्वे चालू होता है तो बहुत सारा लोगों का समस्या होता है, किसी को वो समस्या है, किसी को वो समस्या है, बहुत सारा लोगों के पास समस्या रहता है। तो उन लोगों का काम यह है कि सर्वे होने से पहले वो सब बताते हैं कि ये सर्वे कैसे होता है, इसको कराने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब जितना सर्वे में काम होने वाला है वो सब चीज़ का वो लोग पहले ही आके सारा चीज़ समझा देते हैं। तो उन्हीं लोगों के पास ये प्रपत्र 3 जो है हम लोगों को भर के देना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी। उसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंचल और जिला, यानी यहाँ पे अपना अंचल का नाम लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना अंचल जो है वो लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो अंचल है मैनाटांड। उसके बाद मैनाटांड के बाद जिला आपको जो होगा, जैसे मेरा वेस्ट चंपारण है तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण लिखना है। उसके बाद ये दोनों हम लोग को अंचल और जिला फिलअप हो गया। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषय। विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, यानी अपना जो वंश है वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं, यानी अपना वंश जो है वो बता रहे हैं इस फॉर्म के माध्यम से। उसके बाद नीचे आता है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, अब यहाँ पे आके समझना है फिर हम लोगों को, मैं और हम लोग, यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ है। तो मैं का मतलब हो गया केवल एक आदमी रहेगा तब, और हम लोग का मतलब हो गया जो अगर एक से अधिक आपका जैसे आप लोग मान लीजिए 2 भाई 3 भाई या 4 भाई हैं तो हम लोग को में टिक लगा देना यहाँ पे और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए आप अपने पिताजी का अकेले लड़के हैं तो वहाँ पे अगर अकेला आदमी रहेगा तो यहाँ पे मैं लिखा जाएगा, मैं पे टिक मार्क लगा के उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे।
तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं और हम, अगर एक से अधिक लगेगा लोग तो इसको लगाना है, और एक आदमी रहेगा तो मैं में लगाना है। फिर आप चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है श्री और श्रीमती, उसके बाद ब्लैंक खाली जगह पुत्र पुत्री पत्नी श्री। यानी यहाँ पे आप लोग मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तरफ समझ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले रहे हैं, आप लोग 3 भाई हैं, जैसे यहाँ पे 3 नंबर तक दिया हुआ है। अगर 3 से अधिक होगा तो आपको 2 फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर 3 आदमी है या 2 आदमी है तो एक ही फॉर्म में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, तो मान लीजिए 3 आदमी अगर कोई है भाई, तो यहाँ पे तीनों भाई का नाम लिखाएगा। तो श्रीमती अगर लड़की नहीं है तो लड़की रहेगी तो श्रीमती लिखाएगा, अगर लड़का है तो श्री लिखाएगा। तो श्रीमती को यहाँ पे नहीं लगाना है टिक, श्री पे टिक लगाना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं, तो एक भाई जो सबसे जेठ भाई होगा, सबके से ऊपर उनका नाम लिखना है। जो सबसे जेठ वंश, आपका पिताजी का जो सबसे जेठ वंश होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं मान लीजिए एक नाम लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मासूम आलम, ठीक है। अब उनके पिताजी का नाम क्या है, ये किनके पुत्र हैं। यहाँ ये जो ऑप्शन दिया गया है पुत्र पुत्री पत्नी श्री, तो पुत्र पुत्री पत्नी यानी ये तीनों, ये दोनों आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे पुत्र है तो पुत्र पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में उससे जो आपका छोटा भाई होंगे, सबसे जेठ के बाद जो आते हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं मान लीजिए लिख दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर पुत्र पे टिक लगा के उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। हो गया। फिर 3 नंबर भाई का जो होगा यहाँ पे श्री पे टिक लगा देना है, क्योंकि श्रीमती तो होता है लड़की के टाइटल पे, तो श्री आपको लगा देना है, श्री। उसके बाद 3rd नंबर में जो आप होगा भाई आपका, उनका नाम यहाँ पे फिलअप होगा। तो यहाँ पे उनका भी नाम मैं लिख दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है श्री, श्रीमती और पुत्री। तो फिर यहाँ पे हम लोग श्री पे टिक मार्क लगा देंगे और यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर नीचे अब इस तरह करके आप लोगों को ये 1 2 3 नंबर कॉलम फिलअप हो जाएगा। तीनों भाई का अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद आगे आपको पूछा जा रहा है पुत्री यो पत्नी निवासी ग्राम, यानी यहाँ पे आपको क्या चीज, अब उसके बाद इसको खाली जगह छोड़ना है। फिर आगे अपना पूरा बायोडाटा भरना है, जैसे निवासी है, ग्राम है, थाना है, अंचल है, जिला है, जाति कौन सा है, ये सब आप लोगों को डिटेल यहाँ पे भर देना है। जैसे निवासी कहाँ का है तो वहाँ यहाँ पे आपको निवासी किस गांव का निवासी है वो लिख देना है। ग्राम कौन सा पड़ता है तो अपना ग्राम लिख देना है। उसके बाद थाना कहाँ पड़ता है तो थाना जहाँ पे आपका पड़ता होगा वो लिख देना है। अंचल कहाँ पड़ता है तो अंचल लिख देना है। जिला आपका लिखना है। और जाति, जो भी जाति होंगे वो जाति यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे आपको पूछा जा रहा है, इतना का नाम लिखने के बाद ने भूमि जिसका विवरण आवेदन से, जिस भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है स्व, यानी प्रपत्र 2 में जो आप लिख, इससे पहले आपको बताए थे ना जहाँ प्रपत्र 2 पहले भरना पड़ेगा, तो प्रपत्र 2 में जो भी आप डिटेल भरे होंगे उसके विवरण के हिसाब से आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 के अंकित है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, किसके नाम में जमीन है। देखिए यहाँ पे स्वर्ग यानी स्वर्गीय यानी
जो आदमी मर चुका होगा उसका यहाँ पे नाम लिखना है, और उसके बाद पिता, फिर ग्राम लिखना है। तो किसके नाम में ज़मीन है, जो आदमी जिसके नाम से ज़मीन का कागज़ है उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। तो मान लीजिए मेरे ज़मीन जो है, मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसमें ये आदमी के नाम पे ज़मीन है, इनके पिताजी के नाम, तो यहाँ पे उनका नाम हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए इनके नाम से ज़मीन है, अब इनके पिताजी का नाम क्या है। अगर मान लीजिए आपके दादाजी के नाम में ज़मीन होगा तो अपने दादाजी का नाम यहाँ पे लिखना है और उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पिताजी के नाम में ज़मीन है तो पिताजी का नाम यहाँ लिखना है और इनके पिताजी यानी अपने दादाजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं चलिए भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया पिताजी का नाम। उसके बाद ग्राम, किस ग्राम में आप रहते हैं तो उसको भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो राजस्व ग्राम, यानी राजस्व ग्राम कौन सा है। अब देखिए इसमें फिर आपको प्रपत्र 2 में जितना भी आप भरे होंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को फिर से भरना है। जो राजस्व ग्राम अंचल के जमाबंदी क्रमांक संख्या इतना में प्रविष्ट थे कि खतियान के अंकित खाता संख्या इतना, खेसरा संख्या रकवा लगान इतना को, यानी पूरा अपना जितना भी प्रपत्र 2 में आप मतलब जितना भी आप लोग प्रपत्र 2 में फिलअप किए हैं जो भी जानकारी वो सब यहाँ पे फिर से आपको भरना है। राजस्व ग्राम कहाँ है तो उसको यहाँ पे भर देना है, जैसे मेरा ये वाला है। अंचल कहाँ है तो अंचल भी भर देना है यहाँ पे। उसके बाद में जमाबंदी क्रम संख्या, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा जमाबंदी संख्या है 999, तो 999 जमाबंदी संख्या में प्रविष्ट थे कि, अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपका ज़मीन कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर आप खरीदे हैं तो क्रय लिखा जाएगा, अगर दान में मिला है तो यहाँ पे दान में लिखा जाएगा, अगर आपके दादाजी परदादाजी का है तो जैसे आप भरे होंगे प्रपत्र 2 में उसको यहाँ पे देख के लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खतियान के अंकित खाता संख्या, यहाँ पे अपने ज़मीन का जो ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मेराज आलम, इसके इनके ज़मीन का जो खाता संख्या होगा उस खाता संख्या को यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए 74 यानी 74 है खाता संख्या, तो वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। खेसरा संख्या, जैसे मान लीजिए आपका 2-3 खेसरा संख्या है तो आप यहाँ पे 102, 103, 405 इस तरह करके जितना भी खेसरा संख्या होगा उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है रकवा। रकवा अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने रसीद पे भी देख सकते हैं, या आपको कितना है या आप पत्र 2 पर में भी देख कर यहाँ पे रकवा को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगान, कितना लगान आप लोग जमा कर रहे हैं, उस ज़मीन का कितना लगान कटता है उस लगान को यहाँ पे लिख देना। जैसे मान लीजिए मेरे ज़मीन का जो ये भर रहे हैं हम, उस ज़मीन का 20 रुपये लगान कट रहा है तो यहाँ पे 20 रुपया हम लिख देंगे। उसके बाद लगान 20 रुपया को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। यानी अब यहाँ पे फिर देखिए 2 सवाल पूछा जा रहा है। उत्तराधिकार बंटवारा यानी यहाँ पे दोनों में क्या आपको करना चाहा जा रहा है, को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात फिर आपको आ जाते हैं उत्तराधिकार और बंटवारा। तो यहाँ पे गौर से समझिए, बंटवारा का मतलब हो गया कि आप लोगों में बंटवारा लग चुका है, और उत्तराधिकार का मतलब हो गया कि आपका पूर्वजों का जमीन है जो कि आपके दादा परदादा से आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग तो बंटवारा अभी नहीं लगा है तो बंटवारा पे नहीं लगाना है टिक, यहाँ पे लगाना है कहाँ पे, उत्तराधिकार पे टिक लगाना है। और उसके बाद के आधार पे पर हित अर्जित किया है। मैं हम लोग निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ है। वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार
नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको अपना वंश वृक्ष बनाना है। यहाँ पे देखिए नीचे जो खाली जगह दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आप लोग को वंश वृक्ष बनाने में दिक्कत होगा तो आपको एक इसके साथ एक और फॉर्म मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंश वृक्ष टेबल रैयत संधारित करे मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार। यानी एक पेज आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खूब बढ़िया से वंश वृक्ष बना देना है। वंश वृक्ष समझते हैं ना, इसको समझ लीजिए कैसे वंश वृक्ष बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष हो गया, जैसे उसका शोर होता है और उसमें से जब वो गाछ निकलता है तो उसका बहुत सारे डाली इधर उधर फैले हुए रहते हैं। तो उसी तरह वंश वृक्ष बनाया जाता है। जैसे एक जड़, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम में जमीन है तो सबसे ऊपर यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम हो गया ये, उसके बाद इनका लड़का कितना है तो 3 गो भाई है, 4 भाई होगा तो यहाँ पे आप लोगों को 4 डाली फुटका देना है। ये हो गया क्या, वृक्ष का यानी जड़ हो गया, इन्हीं के नाम में जमीन है। उसके बाद इनका वंश कितना है तो वंश यहाँ पे उसका डाल फुटका देना है। यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके इनका 3 मान लीजिए पुत्र है तो उनका 3 पुत्र हो गया। फिर अगर मान लीजिए इनके पुत्र का अगर कोई भी वंश होगा तो फिर यहाँ पे मान लीजिए ए वाला का 3 गो पुत्र है या 2 पुत्र है तो यहाँ पे फिर ए और बी ऐसे लिखना है। फिर अगर बी का 1 पुत्र है तो यहाँ पे ए लिख देना है। उसके बाद सी नंबर जो है 3 नंबर, इसका मान लीजिए अगर 2-3 पुत्र है, 4 है, तो जितना भी इसका पुत्र होगा वो यहाँ पे उनका सबका नाम लिख देना है। इस तरह करके आपको बढ़िया से वंश वृक्ष बनाना है ताकि देखने के बाद जो प्रभारी जी है लोग वो समझ जाए कि हाँ किनके नाम में जमीन है, उनका कितना बेटा है, फिर उनका कितना वंश है लोग। इस तरह करके वंश वृक्ष को बनाना है और इस तरह करके आप लोग वंश वृक्ष बना दिए। उसके बाद फिर आप फर्स्ट पेज में आ जाइए और यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए दखल कब्जा हम लोगों को शांतिपूर्ण, यानी झगड़ा झंझट कोई नहीं है, केस मुकदमा नहीं है, हम लोग अपना आराम से दखल कब्जा हमारे हाथ में है तथा भूमि सत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। यानी कोई भी केस मुकदमा नहीं है, हम लोग अपना आराम से बंटवारा करना चाहते हैं। हम लोग वंशावली खतियान जमाबंदी पंजीकृत के अनुसार निम्न रूपेण अतः अनुरोध है कि जो आपका पिताजी का खाता संख्या है उसमें से संबंधित खेसराओं को हमारे अलग अलग नाम पे, यानी जितने भी भाई हैं उनके अलग अलग खाता एक खोल दिया जाए। आपके पिताजी का एक खाता है, उनमें से आप लोग का अलग अलग, यानी 3 भाई होंगे तो 3 खाता खोलने का अनुरोध करने को यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पे सब क्या लिखा, उसके बाद आगे यहाँ पे अनुल्लंघन याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष टेबल, यानी वंश वृक्ष टेबल यहाँ पे आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड पेज में बताया था, यहाँ पे ऐसे वंश वृक्ष आपको बना देना है। और फिर आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखिए क्या करना है, विश्वास भाजन याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर। यानी याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर का मतलब क्या हुआ, आप लोग अगर जितने भी आदमी का यहाँ पे विवरण ऊपर यहाँ पे दिया हुआ होगा, यहाँ पे उन सारे आदमी का यहाँ पे नंबर वाइज नाम लिखना है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करके, अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं हट रहा है तो सेकेंड पेज जो हम बोले थे वंश वृक्ष वाला पेज आपको मिलेगा एक ऐसा, तो इस पेज पर भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे नंबर वाइज करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके सबका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर अंगूठा लगाने वाला होगा, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो अंगूठा लगाएगा, सिग्नेचर करने वाला होगा तो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पे सब उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब, यानी पूरा आपको जिससे प्रपत्र 2 में हम बताए थे उसी तरह करके यहाँ पे हर एक आदमी का पूरा आधार नंबर, हर एक आदमी के नाम के सीखे आधार नंबर, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, इस तरह करके पूरा उन लोगों का लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद सभी आदमियों का आधार कार्ड का 2 कॉपी उसमें अटैच कर देना है फॉर्म में, यहाँ पे पिन अप कर देना है आप लोगों को।
इस तरह करके आप लोग प्रपत्र 3-1 को अच्छे तरीके से और बिना कुछ गलती किए आराम से भर सकते हैं। इस तरह करके भाई आप प्रपत्र 3-1 को अच्छे तरीके से बिना कुछ गड़बड़ी के आप लोग भर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देखकर कुछ नया सीख सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।